हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज मैं खुदा और मोहब्बत का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ज़रूर सुन लें। कहानी में अब तक आपने देखा कि हमाद की जिंदगी में ईमान कैसे आई और उस एक पल से उसकी जिंदगी किस तरह से बदलने लगी थी। तो बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। हमाद अपने यूनिवर्सिटी में अपने क्लास के लिए आ गया था और आज एक नई सब्जेक्ट को उनकी कोर्स में दाखिल किया गया था। ये कोर्स का नाम ह्यूमनेरिंग या कहे तो ह्यूमन इंजीनियरिंग उर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी की कोर्स थी। सर आइजैक की इच्छा से इस कोर्स को उनके सिलेबस में डाला गया था। सर आइजैक का मानना था वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद सब अपने अपने जगह पे अच्छे काम करें, उससे पहले यह बहुत जरूरी था वह दिमाग और साइकोलॉजिकल तौर पर एक मजबूत इंसान बने। इसलिए यह कोर्स स्टूडेंट के लिए पढ़ना बहुत जरूरी था। उस लेक्चर के दौरान सर आइजैक ने सबको बताया, जब हम किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत में होते हैं तब उस इंसान के लिए हमें एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, पर हमारे मोहब्बत की ताकत उस चिड़चिड़ाहट को कभी बाहर नहीं आने देती। पर जब चिड़चिड़ाहट की ताकत बढ़ जाती है तब उस इंसान से हमारा रिश्ता टूट जाता है और हम उसी इंसान जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे उससे सबसे ज्यादा नफरत करने लगते हैं। ये नफरत एक दिन की नहीं होती पर बरसों के छुपे जज्बात की वजह से होती है। यह बातें सुन हमाद सर आइजैक से बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगा था। उसे लगने लगा था वह एक बहुत समझदार फिलोसोफर है। अब उन्होंने अपनी इस बात पर सब स्टूडेंट को अपनी राय देने एक एक कर आमंत्रित किया और फिर हमाद की बारी आई तो उसने बोला, मोहब्बत या नफरत दोनों का एहसास बहुत गहरा हो सकता है पर दोनों में नुकसान आखिर इंसान का ही होता है। दोनों ही एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देती है, पर हमाद के लिए नफरत से भी ज्यादा मोहब्बत एक खतरनाक एहसास थी। हमाद अपनी बात खत्म कर ही पाता तभी एक सुनहरे रंग की बालों वाली लड़की ने गुस्से भरी नजरों से उसके धर्म की तरफ इशारा करते हुए बोला, कुछ इंसान की तालीम ऐसी ही होती है कि उन्हें हर चीज नकारने की आदत होती है। हमाद आज तक उस लड़की का नाम नहीं जानता था, वो बस यह जानता था उसका रोल नंबर 22 है और उसका अपना एक झुंड था जिनके साथ वो हमेशा घूमती रहती थी। ऐसे तो हमाद फिजूल की बातें और लड़कियों में नहीं घुसता था, पर इस बार उसने अपना संयम खो दिया था और जवाब देते हुए उसने बोला, इस तरह की हीन भावना उन्हीं में होती है जो अपने तालीम पर अत्यंत गर्व करते हैं, पर असल में उनके अंदर की कमी बाहर आ जाती है। सर आइजैक ने तुरंत मामले को शांत करते हुए उन्हें चुप कराकर दोनों को समझाने अपने ऑफिस में बुलाया। वो लड़की कोई और नहीं सारा थी। देखने से वह एक अमीर घर की लड़की लगती थी। गुस्से भरी नजरों से वह सर आइजैक के ऑफिस में चली गई। सर आइजैक के रूम में घुसने से पहले हमाद ने सुना वो सर आइजैक पर नाराज हो रही थी और सवाल उठाते हुए बोल रही थी, आपने एक मुस्लिम को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों दे दिया? सर ने हमाद को अंदर आते हुए देख लिया था और उन्होंने उसे बुलाकर बैठाया और समझाया कि हमाद के दादा ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़े पोस्ट में काम करते थे और हमाद पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के नियम और एग्जाम को पूरे करते हुए अपनी काबिलियत पर वहां दाखिला लिया है। उन्होंने हमाद को यह भी बताया, सारा कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी है और वो भी एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है। सर ने उन दोनों को शांति और अनुशासन में रहने का आदेश दिया। हमाद को उस वक्त एहसास हुआ यह शैतान सी लड़की वहाँ की एचओडी की बेटी ही नहीं एक ज्यू भी थी और इसलिए वह हमेशा गुस्से भरी नजरों से उसे देखती थी। हमाद और सारा में अपनी एक अलग जंग शुरू हो गई थी। वो अब समझ गया था वहाँ से तालीम हासिल करके जाना उसके लिए आसान नहीं होगा। ईमान को उस रात घर छोड़ देने के बाद हमाद की बेचैनी और बढ़ गई थी। यह उसका एक तरफा प्यार था, पर इस प्यार का जहर उसे पल पल मार रहा था।
इंसान की ख्वाहिशों का भी तो कोई अंत नहीं होता है। उसे जितना मिल जाए उसे और उससे ज्यादा पाने की चाहत कभी खत्म नहीं होती। हमाद अब और किसी वजह से ईमान से मिलना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे, क्योंकि ईमान गैर महरम मर्द से मिलना का तो दूर देखने का भी सोच नहीं सकती थी। तभी हमाद के पास सकीर निखत का खत लेकर आता है। दरअसल निखत अपनी सगाई के दिन दुखी थी, क्योंकि उसके अब्बा और होने वाले शौहर उसे आगे पढ़ाई नहीं करना देना चाहते थे और शकीर के लिए हमाद को ना बोलना नामुमकिन था। इसलिए निखत ने हमाद को उसके पढ़ाई के लिए शकीर से तरफदारी करने को बोला था और यही याद दिलाने उसने हमाद को खत लिखा था। हमाद ने अपनी बहन निखत की खुशी के खातिर शकीर को मना लिया था और अब निखत तक ये बात पहुंच गई थी, पर निखत के खत ने हमाद के दिमाग में एक नई दिशा दे दिया था। उसने सोचा वह निखत के जरिए ईमान से मिल अपने हाल को बयां कर सकता है, क्योंकि निखत और ईमान अच्छे दोस्त थे। ईमान को निखत के घर लाना मुश्किल नहीं होगा। शकीर अपनी बेगम और निखत के साथ जिस घर में रहता था वह दरअसल हमाद के अब्बा की पुरानी हवेलियों में से एक था। वहाँ हमाद काफी बार अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने भी जाया करता था और वहाँ एक लाइब्रेरी भी था जहाँ पर बहुत तरह तरह की किताबें थी। ईमान भी इन किताबों को निखत से शौक से लेकर पढ़ा करती थी। हमाद के पिछले हर बातों को और उसके पहले की लड़कियों से ताल्लुकात जानते हुए निखत ईमान और हमाद के रिश्ते पर यकीन करने तैयार नहीं थी। ना ही वह भोली भाली ईमान का दिल तोड़ना चाहती थी, पर निखत को आश्वासन दिलाते हुए हमाद ने उसे उस पर भरोसा करने बोला और उससे मदद मांगी। निखत और हमाद में तय हुआ वह किताबों के बहाने से ईमान और हया को वहाँ लाइब्रेरी में बुलाएगी, जहाँ हमाद पहले से लाइब्रेरी में मौजूद होगा। वह हया को अपने साथ इस योजना में मिला लेगी और ईमान को ऐसा जताएगी कि उन्हें वहाँ हमाद की मौजूदगी का पता नहीं था। वो हया को लेकर बाहर निकल जाएगी और बस कुछ वक्त रहेगा जब हमाद को ईमान से अपनी दिल की बात बयां करनी होगी। ईमान कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसके लिए अपने अब्बा का गुरूर, उनकी इज्जत और उसके धर्म के नियम सबसे बड़ी बात थी। निखत जानती थी उसका यह बर्ताव शायद उसके और ईमान के रिश्ते को हमेशा के लिए खराब कर दे और ईमान उसे पूरी तरह से अपना संपर्क भी तोड़ दे। पर हमाद के मोहब्बत पे भरोसा करते हुए निखत ने यह कदम उठाने का फैसला किया। कुछ दिन के बेचैनी और इंतजार के बाद हमाद के जिंदगी में वो तय किया हुआ वक्त आ गया और योजना के मुताबिक हमाद पहले से लाइब्रेरी में मौजूद था और उसी तरह निखत अनजान बनने का बहाना दिखाते हुए ईमान को वहां ले आई। यह हरकत ने पहले ही ईमान की आंखों को नाराजगी से भर दिया था। निखत ने किसी तरह से ईमान और हमाद को उस लाइब्रेरी में अकेले बंद कर दिया। हमाद को उसने बस 3 मिनट का वक्त दिया था। उस दिन ईमान सर से पैर तक पूरे काले कपड़े में आई थी और इसमें वो और भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। उसकी इस खूबसूरती ने हमाद को और भी घबराहट और चुप बना दिया। ईमान अब योजना को पूरी तरह समझ गई थी। वह काफी नाराज पर घबराई हुई थी और अपने लड़खड़ाते जबान से उसने जाने की इजाजत मांगी। हमाद ने माफी मांगते हुए बोला वह जानता है उसने एक सस्ती तरकीब अपनाई है ईमान से मिलने की और अपने मोहब्बत का इजहार करने की, पर जिस दिन से उसने ईमान को देखा है वह उसे पसंद करने लगा है और वह अपने इस हरकत के लिए शर्मिंदा था। ईमान बस उसकी बातें खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसकी बातें खत्म होने पर उससे इजाजत मांगकर वहाँ से चली गई। हमाद ने जाते वक्त उससे जवाब की उम्मीद रखते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बस गुस्से से ईमान वहाँ से भाग गई। दूर से ही सही पर उसकी चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। हमाद बस वहीं रहकर
ईमान से अपनी मुलाकात को याद कर उसके बारे में सोचना चाहता था। तभी उसने देखा ईमान के जूते से 2 मोती टूटकर वहां गिर गए थे। उसने उसे वहां से उठाया और बस निकल गया। वह निखत से जानना चाहता था आगे क्या हुआ, पर वह अपनी बेचैनी के साथ वापस आ गया। दूसरे दिन खत के जरिए निखत ने उसे बताया यह हरकत ईमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह हया और निखत दोनों से बहुत नाराज हो गई है। निखत ने बताया वह अब ईमान के घर जाकर उससे माफी मांगेगी और बस अब खुदा ही हमाद का फैसला कर सकता है। उसने यह भी बताया हमाद के लिए बेहतर होगा अगर वह अपने अब्बा और अम्मी के जरिए बात को आगे बढ़ाए, क्योंकि ईमान बिना बड़ों के मर्जी के आगे बढ़ने वालों में से नहीं थी। हमाद ने जैसा सोचा था वैसा ही निखत ने लिखा था, पर इंसान है जो उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। उसे लगा निखत की यह मुलाकात के बाद शायद वो और हया फिर से ईमान को हमाद के लिए मनाने की कोशिश करेंगे और उसका दिल हमाद के लिए बदल जाएगा। दुनिया में लोग मोहब्बत को सबसे गहरा और सच्चा एहसास मानते थे, पर हमाद और कमरान इस बात पर यकीन नहीं करते थे। हमाद के लिए मोहब्बत से बड़ा एहसास नफरत था, क्योंकि मोहब्बत के एहसास में कुछ मिलावट हो सकती थी, पर नफरत ऐसा एहसास था जिसमें कोई मिलावट नहीं होता। नफरत हमेशा सच्ची और गहरी होती है। एक बार फिर कमरान ने हमाद को सारा से संभल के रहने को बोला, पर हमाद ऐसा इंसान था कि जब तक वह चीजें संभाल सकता था वह संभाल लेता था, पर एक बार अगर कोई बात उसके मन को लग जाती थी वह उसे सुलझा कर ही रहता था, फिर चाहे उसमें उसका फायदा या नुकसान हो। सारा और हमाद एक बार फिर आमने सामने थे और इस बार सारा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमाद को अपनी भाषा हिब्रू में गाली दिया। उसे यह बात का अंदाजा नहीं था हमाद भाषा सीखने का शौक रखता था और उसे हिब्रू आती थी। हमाद ने सारा की ही भाषा हिब्रू में उत्तर देते हुए सारा को बोला, कोई धर्म अपने लोगों को दूसरे धर्म को गाली देने की इजाजत नहीं देता है और वह किसी और को गाली दे रहा है तो वह बस अपने धर्म को ही दे रहा है। सारा यह सुन हक्की बक्की रह गई थी। उसे मानो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था हमाद को हिब्रू आती है। जोसेफ वहाँ के यूनिवर्सिटी का एक दूसरा प्रोफेसर था। उसने हमाद के चाल चलन देखकर हमाद से दोस्ती कर ली थी और उसने हमाद को ज्यू धर्म से लड़ाई करने और दूर रहने का सुझाव दिया। जोसेफ ने हमाद को समझाते हुए बताया, हमाद एक निडर और गर्व से चलने वाला है, दूसरों से भयभीत नहीं होता, इसीलिए सारे लोग उसे इतना नापसंद करते हैं। आगे बताते हुए उसने हमाद को समझाया, यूनिवर्सिटी में बस गिने चुने मुस्लिम थे, क्योंकि यह मुस्लिम लोग बहुत बड़े घर के थे और उनके बड़े घर से ज्यूज को मुनाफा होता था डोनेशन के तहत, इसीलिए ज्यूज ने इन मुस्लिम को वहाँ रहने की इजाजत दी थी, वरना ये भी वहाँ नहीं होते। जोसेफ को हमाद के साथ एक अलग सा अपनापन महसूस होता था, इसलिए वह उसकी फिक्र करता था। यह सब सुन हमाद की आंखें नम हो चुकी थी। उसने अपने काले चश्मे को पहनकर अपने आंसुओं को छुपाने का फैसला किया। निखत ने हमाद से वादा लिया था वह ईमान के अब्बा अम्मी के सम्मान को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। हमाद की अब तक की खुद की कोई पहचान नहीं थी और वह नहीं चाहता था ईमान का कहीं और रिश्ता तय हो जाए, इसलिए उसने अपने घर वालों से बात करने का फैसला किया। पहले से जो परिवार अपने पैसे रुतबे के गुरूर में इस कदर डूबा था, वह कहां से अपने बेटे का रिश्ता एक गरीब मौलवी की बेटी के साथ स्वीकार कर पाता।
उसके छोटे भाई इबाद के अलावा सब लोग उस पर नाराज हो गए। सबके मुताबिक वह पूरे 7 पुश्तों की कमाई हुए सम्मान को एक पल में ईमान के लिए बर्बाद कर देना चाहता था। तुरंत उसके अब्बा ने फैसला किया कि वह लंदन पढ़ने के लिए जाएगा। अगर बात हमाद तक नाराजगी की होती तो सब कुछ ठीक होता, पर उसकी अम्मी और भाभी अबरीना ने मौलवी साहब की बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर मौलवी को बहुत खरी खोटी सुनाया। उन्हें चालबाज और धोखेबाज बोलते हुए उन्हें अपनी बेटियों का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्हें बोला वो ऐसे अमीर घर जाके उनके भोले भाले बच्चों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने का काम करती है। उन्होंने मौलवी से उसकी नौकरी तक छीन ली थी। हमाद ये सुन तुरंत अपनी अम्मी और भाभी को चुप कराने आया, पर उन्होंने अब तक सब कुछ खराब कर दिया था। मौलवी ने रोते हुए हमाद से पूछा उसने हमाद का क्या बिगाड़ा था। उसके पास उसके सम्मान के अलावा उसका अपना कहने को कुछ नहीं था और हमाद ने आज उनके सम्मान पर ही डाका डाल लिया था। अगर इस्लाम खुदकुशी की इजाजत देता तो शायद मौलवी उसी वक्त ही अपनी जान ले लेता, पर वह टूट कर रोता हुआ अपने घर को चला गया। ईमान के लिए हमाद का मोहब्बत झूठ नहीं था। वह सच्चे दिल के साथ मौलवी के साथ हुए नाइंसाफी का माफी मांगने और ईमान से निकाह करना चाहता था। इसलिए उसने अपने ड्राइवर शकीर से मौलवी के आगे उसके रिश्ते की बात करने को बोला। शकीर मौलवी का दोस्त था और उसके करीब था। हमाद ने यह बोलकर उसे बड़ी दुविधा में डाल दिया था। लंबी सांसें लेते हुए आने वाली तूफान की तरह यह सुनकर शकीर शांत हो गया था। हमाद और सारा के बीच हुए हिब्रू वाले वाक्य के बाद सारा थोड़ा सावधान और हमाद से दूरी में रहने लगी थी। पर एक दिन जब वह क्लास आया तो उसने देखा ब्लैक बोर्ड को किसी ने पूरी तरह से एंटी मुस्लिम स्लोगन और ज्यूस के साइन के साथ भर के रखा था। उस इंसान ने हमाद को वो कैंपस छोड़ने की बात कही और एक टेररिस्ट भी बोला। उसी वक्त क्लास की एक और लड़की और सारा की दोस्त रेबेका वहां आ गई। हमाद को इन सब के पीछे सारा का हाथ लग रहा था और उसने रेबेका को बोला वह सारा तक यह बात पहुंचा दे कि अगर उसे कुछ बोलना है तो वह ऐसे पीठ पीछे ना बोले, उसके सामने आकर बोले। पर रेबेका ने हमाद को समझाया सारा इतनी छोटी हरकत कभी नहीं कर सकती थी। हमाद बहुत दुखी था और एक बार फिर से उसने जोसेफ के साथ अपना वक्त बिताने का फैसला किया। उसने जोसेफ को सारे वाक्य के बारे में बताया। जोसेफ जो काफी पहले से सारा को जानता था, उसने भी हमाद को बताया यह सारा ने बिल्कुल नहीं किया है और यह साजिश किसी और की थी। जोसेफ को यकीन था सारा एक बहादुर लड़की है और दुश्मन पर पीठ पीछे हमला करना वह उसके ज्यू धर्म के लिए बेइज्जती होगी। एक बार फिर जोसेफ ने हमाद को ज्यूस के बारे में सावधान करते हुए बताया वो कैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, पर अंदर से डरपोक है क्योंकि उनकी बुनियाद झूठ पर है। यह सुन हमाद फिर एक बार अपने ख्यालों में खो गया था। शकीर को बोल हमाद जब अपने घर लौटा तब उसने देखा उसके अब्बा उससे बहुत नाराज हो गए हैं और वह एक बार फिर उसे लंदन जाने को कहने लगे। पर हमाद ने उनकी शर्त मानने से पहले ही उनके आगे एक अलग शर्त रख दी थी। हमाद लंदन जाने रजामंदी देने तैयार था अगर उसके अब्बा अपने बर्ताव के लिए मौलवी से सुलह करने तैयार थे तो। पर यह शर्त हमाद जिसके आगे रख रहा था वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर अमीर था और उसने हमाद को अब उसकी बात न मानने के लिए घर छोड़ने की धमकी दे दी। हमाद उन बुजदिलों में से नहीं था जो इन धमकियों से डर जाता और उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी अम्मी यह देख जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, पर उसके अब्बा को यकीन था वह राजा सा जीवन बिताने वाला लड़का अपनी अकड़ 1-2 दिन में भूलकर वापस आ जाएगा।
पहले तो हमाद जाकर एक पार्क में बैठ गया। फिर पार्क बंद हो जाने पर उसने रात एक लकड़ी की बेंच पर बिताने का फैसला किया। नर्म बिस्तर, ठाट बाट सब छोड़ आज वह रास्ते पर था। सुबह मस्जिद की अजान की आवाज से हमाद की नींद टूट गई। वह आज तक कभी समझ नहीं पाया था ये कैसे अजीब से लोग थे जो अपनी नींद कुर्बान कर कर सुबह मस्जिद चले जाया करते थे। वह अब उठकर तुरंत शकीर के घर जाकर उससे मौलवी से मुलाकात के बारे में पूछना चाहता था। घर से निकलते वक्त उसने अपना एटीएम और सब घर में फेंक दिया था, पर चंद पैसे उसके पॉकेट में थे जिसकी वजह से वह शकीर की घर पहुंच जाता है। शकीर तुरंत हमाद से अपनी चिंता बताते हुए उससे रात के बारे में पूछने लगता है और बताता है उसके परिवार वाले उसके लिए कितने परेशान हैं। उसे कुछ नाश्ता भी खिलाता है, पर अब हमाद को बस मौलवी से क्या बात हुई यह जानने की इच्छा के अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं थी। एक चुप्पी के बाद शकीर हमाद को बताता है उसके घर से जाने के बाद मौलवी साहब बहुत बीमार पड़ गए थे। वो उस दिन से पूरी तरह से बिस्तर में सीमित हो गए थे और उनके घर का माहौल मातम जैसा था और इस कारण शकीर उनसे कुछ बोल नहीं पाया। उसने बताया मौलवी की हालत ऐसी थी कि वह बस खुद को जिंदा ही दफन कर डालना चाहते थे। हमाद ने यह सुनकर सोचा शकीर ने ठीक ही किया जो अभी मौलवी को कुछ नहीं बोला। शकीर ने फिर हमाद को घर जाने का समझाया, पर हमाद ने कह दिया था वो अब वापस नहीं जाएगा और शकीर यह जानता था हमाद का फैसला अटल था, अब उसे कोई पलट नहीं सकता था। निखत और शकीर दोनों ही रोने लगे और हमाद वहां से चला गया। उस रोज उसके घर में हुई बेइज्जती के बाद जब हमाद मौलवी के घर उनसे माफी मांगने गया था, तब मौलवी ने हमाद से उसकी पहचान पूछते हुए बोला था माफी मांगने का हक भी उन्हीं को होता है जिनकी खुद की कोई पहचान होती है, और हमाद की तो पहचान बस उसके अब्बा और दादा के पैसे से थी, उसका अपना तो कुछ नहीं था। यह बात हमाद के दिल में बस गई थी और अब वह बस अपनी पहचान बनाना चाहता था। वह इस सोच के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। रेलवे स्टेशन जाकर उसने सरकार के एक मुलाजिम जावेद सिद्दीकी के बारे में पता किया जो हमाद के दोस्त कमरान के जानने वालों में से था। हमाद जाकर सिद्दीकी साहब से नौकरी की बात करता है। पहले तो वह उसकी वेशभूषा देखकर समझ जाते हैं वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, पर उसकी लगन देखकर उसे कूली की नौकरी दे देते हैं। हमाद का परमानेंट कूली बनने की प्रक्रिया लंबी थी, इसलिए वह एक बार उसे हर दिन की लेबर वाली नौकरी दे देते हैं। वो अपने एक मुलाजिम गफूरा को बुलाकर हमाद को उसके अंदर काम करने कहते हैं। उन्होंने हमाद को 3rd क्लास वेटिंग रूम में सोने की इजाजत भी दे दी थी और लेबर नंबर 137 हमाद की अब नई पहचान बन गई थी। गफूरा बार बार हमाद को बस ऊपर से नीचे देख रहा था। उसके चेहरे की चमक देख यकीन ही नहीं कर पा रहा था वो एक लेबर है। गफूरा ने उसे अब काम समझाते हुए काम शुरू करवाया। पहली बार हमाद ने इतना बोझ उठाया, तुरंत उसका शरीर दर्द से भर गया और हाथ में छाले पड़ गए। यह देख गफूरा को यकीन हो गया था यह हमाद की हाथें इन कामों के लिए नहीं बनी थी। उसने हमाद को अपनी इस खूबसूरत जवानी पर रहम खाते हुए वहां से जाने को बोला, पर हमाद का दिल ही जानता था एक लड़की की नजर ने उसे राख बनाकर रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन मैं यहीं एंड करना चाहूंगी। मैं आगे की कहानी जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अच्छे एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।